हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक डिस्कशन का होगा दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल हमने जो है इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी एलिमेंट को जब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइन करेगा तो उसको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। उस 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है जनरली ऑक्टेट कहेंगे। तो देखते हैं कि ऑक्टेट रूल में एक्चुअली जो है क्या कंसेप्ट जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू लुइस कॉसेल थ्योरी, एटम्स कैन बी कंबाइंड आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो 3 प्रोसेसेस वहाँ पर जो जनरली होंगे। एक होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोसेस होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और तीसरा जो प्रोसेस होगा दैट इज़ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये 3 प्रोसेस के ज़रिए से बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन होता है। और इन तीनों के अंदर आप देखोगे कि जो जॉइनिंग एटम्स हैं वो अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर रहे हैं और उस 8 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं ऑक्टेट। तो इसको हम नाम देंगे ऑक्टेट रूल। ये जो कुछ भी कंसेप्ट जो इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। अब देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। कल के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, जिसको हम सिंपली आयोनिक बॉन्ड भी जो है कह सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने कल के लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस किया था। और उसमें 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, एक सोडियम क्लोराइड और एक कैल्शियम फ्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हमने स्टडी किया है। तो आज देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है एक्चुअली ये होता क्या है। तो लैंगमोर इन 1919 लैंगमुइर इन 1919 इसने जो है एक कंसेप्ट जो है प्रपोज किया, रिफाइंड द लुइस पोस्टुलेशंस बाय अबंडनिंग द आइडिया ऑफ द स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑक्टेट एंड इंट्रोड्यूस द टर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो उसने जो आइडिया जो प्रपोज किया था तो उसने जो स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑक्टेट और उसको जो है उसने इंट्रोड्यूस किया एज अ टर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर देखें कि क्या होता है। हम यहाँ पर देखेंगे पहला मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर Z=17 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इनर गैस कोर जो होगा वो नियॉन होगा, उसके बाद 3s2 3p5u, इस तरह से टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ईच क्लोरीन एटम with electronic configuration of neon 3s2 3p5u with 1 electron short to the noble gas argon। जब हम इसके बाद वाली जो नोबल गैस देखेंगे तो आर्गॉन यहाँ पर जो है आपको मिलेगा Z=18। तो आप क्लोरीन और आर्गॉन को अगर कंपेयर करते हो तो यू फाइंड दैट क्लोरीन इज़ 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस आर्गॉन। तो इसमें क्या होगा कि दोनों क्लोरीन एटम्स जब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे तो ये अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और इस तरह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें दोनों क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व होंगे। और इस तरह से जब हम दोनों क्लोरीन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो बोथ क्लोरीन विल अटेन इट्स ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल। तो देखते हैं लुइस सिंबल्स के ज़रिए से हम इसको बहुत इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेट अस सी, यहाँ पर आपके पास में 3s2 3p5u ये आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो देयर आर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल ऑफ क्लोरीन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6
और ये एक हुआ 7। ये दूसरे क्लोरीन के साथ जो है कंबाइन होगा और इस क्लोरीन के पास भी आप जो है 7 इलेक्ट्रॉन जो है शो कीजिए। तो ये दोनों क्लोरीन्स अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से जो है एक दूसरे के साथ जो है शेयर करेंगे। और शेयर करने के बाद अब आप देखिए कि मैं जब क्लोरीन मॉलिक्यूल फार्म करता हूँ तो उसके अंदर किस तरह से दोनों क्लोरीन के अंदर जो आपको ऑक्टेट्स मिलेगी। लेट अस सी, ये हो गया एक क्लोरीन, ये हुआ दूसरा क्लोरीन। इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो ये दोनों क्लोरीन्स का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, मिडल पोजीशन पर होगा। उसके बाद जब बाकी के इलेक्ट्रॉन्स आप लिख दीजिए। इसी तरह से इस क्लोरीन के भी इलेक्ट्रॉन्स को मैं लिख देता हूँ। देखिए अब क्या हुआ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जो है एक बाउंड्री बनाता हूँ और उस बाउंड्री के अंदर आप देखोगे कि दोनों क्लोरीन्स के वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की, मतलब जिसको हम ऑक्टेट कहेंगे, वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। लेट अस सी, ये पहले इलेक्ट्रॉन की जो है बाउंड्री मैंने बनाया। तो इस बाउंड्री के अंदर आप देखिए कि इस क्लोरीन के सराउंडिंग में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। लुक हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब दूसरे क्लोरीन की मैं बाउंड्री बनाता हूँ और देखिए कि उसमें भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं। ये हो गई दूसरे क्लोरीन की बाउंड्री। इसके अंदर भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो नज़र आ रहे हैं, इसको आप जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहोगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों क्लोरीन के लिए जो है कॉमन होंगे। दिस 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इट कंट्रीब्यूट्स टू बोथ क्लोरीन्स। तो यहाँ पर जो ये डॉट हमने जो बताया है, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो ये हमने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और उसके मदद से हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन जो है शो किया है, जिसमें हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है दिखाया है। तो इसके अंदर आप देखिए कि ये जो मैंने शेडेड एरिया शो किया है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है जो दोनों इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। और इस शेयरिंग की वजह से क्या हो रहा है कि दोनों क्लोरीन्स के पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के अंदर होते हैं। अब देखिए कि इसके अंदर जो है कंडीशंस क्या हो सकती है। तो ईच बॉन्ड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो आप यहाँ पर इस बॉन्ड को जो है इस तरह से एक सिंगल लाइन से जो है शो कर सकते हो। दिस वन, ये एक सिंगल लाइन है जो दोनों क्लोरीन के लिंकेज के तौर पर जो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नथिंग बट अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड इज़ फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। दूसरी कंडीशन है, ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। तो यहाँ पर जो है दोनों कंबाइनिंग एटम जो है कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन जो है अपना शेयर्ड पेयर के अंदर जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर शेल ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके हिसाब से देखिए तो यहाँ पर ये पहले क्लोरीन को अगर हम देखें तो ये बनता है 3s2 3p6। पहले क्लोरीन के पास जो है देखिए 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, मतलब ये आर्गॉन की जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव कर रहा है। फिर दूसरे क्लोरीन को देखते हैं तो इसके पास भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 3p6 और ये भी आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ईच कंबाइनिंग एटम जो है उस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेगा। थर्ड कंडीशन, द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ उसी वक्त जो है अचीव होगी जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि अभी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई है तो कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए 3s2 3p5 है, ये भी 3s2 3p5 है, मतलब यहाँ पर अभी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो रही। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो दोनों क्लोरीन्स के अंदर आप देखोगे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो इससे करीब वाला नोबल गैस है जिसको हम आर्गॉन कह रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर जो है ध्यान रखना है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है अदर देन क्लोरीन, कुछ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम जो है स्टडी करेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो है क्या होता है। लेट अस सी,
दो एग्जांपल और है, एक एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल और दूसरी एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए वाटर मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर जो है H2O लिखेंगे, H2O, दिस इज़ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेंगे और फिर देखते हैं कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या चीज़ सामने आती है। तो लुक हियर, यहाँ पर जो मैं ऑक्सीजन बना रहा हूँ। पहले सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। वो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ओके, ये ऑक्सीजन के जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो आप जो है दोनों साइड पर जो है एक एक हाइड्रोजन लिख दीजिए और उसका इलेक्ट्रॉन जो है आप यहाँ पर जो है शो कीजिए। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन मैं यहाँ पर बनाता हूँ। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो किस तरह से होते हैं, तो एक बाउंड्री बनाकर हम जो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लुक हियर, ये बाउंड्री मैंने बना दिया। आप देखिए कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं कि नहीं। तो लुक हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ऑक्सीजन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब हाइड्रोजन की बात हम करें तो मैंने आपको कल बताया था कि हाइड्रोजन जो है ऑक्टेट नहीं बल्कि अपने जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन जो होगी जिसको हम डुप्लेट कहते हैं, तो हाइड्रोजन अपनी डुप्लेट कंप्लीट करेगा। तो देखिए कैसे होगा, हम इसको भी जो है बाउंड्री बनाते हैं इस तरह से। लुक हियर, अब इस बाउंड्री के अंदर देखिए कि हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सो इट कंप्लीट इट्स डुप्लेट, दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन। और सेम केस आप यहाँ पर बना दीजिए। यहाँ पर भी देखिए इस हाइड्रोजन की भी जो है डुप्लेट कंप्लीट हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो शेडेड एरिया है, आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, शेडेड एरिया के अंदर जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। इट इज़ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यूज़ होते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि हाइड्रोजन जो है अपनी डुप्लेट्स कंप्लीट कर रहे हैं और जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। दूसरी एग्जांपल देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर जो सेंट्रल एटम कार्बन है और इस कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर जो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। उसके बाद जो 4 क्लोरीन आप इसके साथ जो शो कीजिए। तो देखिए ये क्लोरीन 1 2 3 4। अब क्लोरीन के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के हो गए। इसी तरह से बाकी क्लोरीन्स के भी जो है आप 7 इलेक्ट्रॉन जो है लिख दीजिए। इस तरह से डॉट्स से इसको जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे। चारों क्लोरीन्स पर हम जो है इसी तरह से 7 डॉट्स जो है बना देंगे। और उसके बाद हम जो है सर्कल्स बनाकर बाउंड्री ये देखेंगे कि कार्बन और चारों क्लोरीन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कार्बन को। तो लुक हियर, कार्बन के सराउंडिंग में हम यहाँ पर जिस तरह से ये बाउंड्री बनाते हैं, तो इस बाउंड्री के अंदर देखिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखते हैं। लुक हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर जो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के हैं। तो इस तरह से कार्बन जो है अपनी ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद आप देखिए क्लोरीन्स के अंदर, लुक हियर, ये बाउंड्री मैंने बना दिया। आप चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला क्लोरीन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट किया। फिर देखिए दूसरा क्लोरीन, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। थर्ड क्लोरीन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फोर्थ क्लोरीन, यहाँ पर भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ईच क्लोरीन एंड कार्बन will complete their octets, so there is the formation of a stable molecule carbon tetrachloride। तो ये शेडेड एरिया जो है आप इसको जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है शो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाटर मॉलिक्यूल को हम इस तरह से लिखेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर
रिमेनिंग है जो आपको यहाँ दिख रहा है। इसी तरह से कार्बन के ऊपर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम इस तरह से जो है शो कर सकते हैं सिंपल फार्मूला से, लाइक दिस। तो कार्बन जो है यहाँ पर जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जो है 4 क्लोरीन से अटैच होगा, तो इस तरह से 4 कार्बन क्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगा। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। 10 व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करता है तो वो जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड कंसीडर करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वहाँ पर जो है डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। कोई एटम अगर जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करता है तो वहाँ पर जो है ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसकी जो है कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। तो लेट अस सी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन के साथ जो है अटैच्ड है, और ये किस तरह से इसकी जो है बॉन्ड की कंडीशन होगी वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले हम जो है कार्बन लिखेंगे। कार्बन के टोटल जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, और ये दोनों ऑक्सीजन के साथ अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेगा। तो इस तरह से दोनों ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड होंगे। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है मैं यहाँ पर इस तरह से शो करता हूँ। लुक हियर 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद मैं ऑक्सीजन लिखता हूँ यहाँ पर, ये एक ऑक्सीजन हुआ, ये दूसरा ऑक्सीजन हुआ। अब ऑक्सीजन के पास जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कार्बन के साथ में शेयर करेगा। ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन जो है आप इस तरह से शो कीजिए 1 2 3 4। इसी तरह से सेम कंडीशन आपको इस ऑक्सीजन की मिलेगी। 2 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के साथ शेयर करेगा और बाकी के बचे 4 इलेक्ट्रॉन जो है हम यहाँ पर इसको शो करेंगे। अब देखिए आप जो सर्कल बनाकर जो है बहुत इजीली जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कार्बन और दोनों ऑक्सीजन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। तो लुक हियर, आप देखिए इस सर्कल के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो है कार्बन जो है 8 इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर रहा है। अब दोनों ऑक्सीजन हम चेक करते हैं। लुक हियर, तो चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है प्रेजेंट है, और 2 शेयर्ड पेयर है। तो यहाँ पर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से डबली बॉन्डेड जो है शो करेंगे। तो दिस कार्बन इज़ डबली बॉन्डेड विद बोथ ऑक्सीजन्स, और दोनों ऑक्सीजन के ऊपर हम यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शो करेंगे इस तरह से। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रहे, इसलिए हम यहाँ पर शो करेंगे। लेकिन जनरली जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिखते हैं तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हम यहाँ पर जो है जनरली शो नहीं करते हैं। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो ये डबली बॉन्डेड फॉर्मेशन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। अब उसके बाद जो है एक मॉलिक्यूल देखिए इथाइलिन मॉलिक्यूल, जिसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो उसके अंदर देखिए क्या कंडीशन होगी। लुक हियर, दूसरा मॉलिक्यूल है इथाइलिन, जिसको हम C2H4 कहेंगे। तो पहले हम यहाँ पर जो है 2 कार्बन्स बना देंगे। अब कार्बन के जो है सराउंडिंग में जो है आपको टोटल जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए इन केस ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल बोथ कार्बन एटम्स आर डबली बॉन्डेड। अब जाहिर बात है कि जब ये डबली बॉन्डेड है तो दोनों कार्बन अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर शेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ और इसी तरह से इस कार्बन का भी 2 इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ। तो ये डबली बॉन्डेड जो है यहाँ पर कार्बन की शेयरिंग हो गई। अब दोनों कार्बन पर 2-2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो हम यहाँ पर इस तरह से शो कर देंगे। लुक हियर लाइक दिस। अब ये बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन पर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दोनों कार्बन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं और चारों हाइड्रोजन अपनी डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं। ये चीज़ हम जो है चेक करते हैं। तो लुक हियर 1 2
3 4 5 6 7 8, यहाँ से हम इसको जो है बनाएंगे इस तरह से। ये जो मैंने यहाँ पर बाउंड्री बनाया तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, अब यहाँ से आप इसको देखिए, दूसरे कार्बन के लिए हम चेक कर रहे हैं लाइक दिस। तो इस कार्बन के लिए भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों कार्बन की ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हाइड्रोजन्स की डुप्लेट होनी चाहिए, तो लुक हियर दिस वन, देखिए 1 2 दोनों ये हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हुई। यहाँ देखिए 1 2, इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए 1 2 और यहाँ पर देखिए 1 2। तो ऑल द 4 हाइड्रोजन्स कंप्लीट देयर डुप्लेट्स वाइल द 2 कार्बन्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स। अब इस मॉलिक्यूल को आप देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों कार्बन को आप यहाँ पर जो डबल लाइन से शो कीजिए, दिस इज़ अ डबल बॉन्ड। तो इस तरह से दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन। अब यहाँ पर आप देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड जो किस तरह से फॉर्म होता है। हम एग्जांपल लेंगे N2 मॉलिक्यूल, दैट इज़ डाइनाइट्रोजन और एसिटिलीन मॉलिक्यूल। तो देखिए इसमें क्या होगा, N2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हम जो 2 नाइट्रोजन्स यहाँ पर पहले शो कर देंगे। नाइट्रोजन के पास आप देखिए कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। तो आप यहाँ पर देखिए, चूँकि दोनों नाइट्रोजन जो है ट्रिपली बॉन्डेड है, इसलिए हम यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन जो शो करेंगे, 1 2 3, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर शो करते हैं। ओके, ये हो गया पहले नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब दूसरे नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है आप शेयरिंग जो शो कीजिए, और उसके बाद जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है आप यहाँ पर बताइए। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है किस तरह से दोनों नाइट्रोजन अपनी ऑक्टेट जो है कंप्लीट करते हैं। तो लेट अस सी, लुक हियर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरे नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट होती है कि नहीं, देखो यहाँ पर भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोथ नाइट्रोजन्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको हम N ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से जो है शो करेंगे। तो दिस इज़ द मल्टीपल बॉन्ड दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स एंड दस फॉर्मिंग N2 मॉलिक्यूल। अब देखते हैं लास्ट मॉलिक्यूल है जो ट्रिपली बॉन्डेड है, हम उसको एसिटिलीन मॉलिक्यूल कहेंगे। एसिटिलीन, एसिटिलीन के अंदर 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स। तो यहाँ पर आप देखिए ये 2 कार्बन में बना देता हूँ। तो दोनों कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आप शो कीजिए जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन आप जो इधर शो कीजिए। तो ये पहले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऐसी जो है आप दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है शो कीजिए इस तरह से। ओके, अब दोनों कार्बन जो है एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे इस तरह से। अब हम चेक करते हैं कि दोनों कार्बन अपनी ऑक्टेट और दोनों हाइड्रोजन्स अपनी डुप्लेट कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। तो लेट अस सी, ये हमने बाउंड्री बना दिया इस कार्बन के सराउंड में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ओके, दूसरे कार्बन को चेक करते हैं। तो ये बाउंड्री आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दूसरा कार्बन भी ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका। ओके, अब हाइड्रोजन्स की डुप्लेट देखिए, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर भी आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस मॉलिक्यूल को आप जो है इस तरह से शो करोगे। तो देयर इज़ द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स और सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन शो कर सकते हो, और इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स की ज्वाइनिंग होती है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, एंड दोज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, नाउ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन बाय अडॉप्टिंग सम स्टेप्स। कौन कौन सी स्टेप्स को अडॉप्ट करके हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर द गिवन मॉलिक्यूल जो है लिख सकते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप होगी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर्स
आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि आपको जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब लिखना है तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द लुईस स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। जो कंबाइनिंग एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर जो है एग्जांपल देखते हैं कि मीथेन मॉलिक्यूल हमारे पास में है CH4। तो यहाँ पर आप देखिए कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। यहाँ पर आप देखिए कि 4 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ अटैच्ड है। मतलब आप यहाँ पर इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ सिंगली बॉन्डेड आपको दिखेंगे। अब ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को आप जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कंसिडर करोगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम नाम देंगे। तो 2 + 2 + 2 + 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे तो ध्यान रखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन, तो ये हो गया 4, और उसके बाद जो है 1 इलेक्ट्रॉन ईच फ्रॉम 4 हाइड्रोजन्स, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से 4 + 4 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम जो है बहुत आसानी के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स का जो है एडिशन करके टोटल जो है ऑक्टेट को जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक जो है पहला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप है। उसके बाद सेकंड, फॉर अनायंस ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप अनायन कंसिडर करते हो तो हर नेगेटिव चार्ज जो है 1 इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो है कंसिडर होगा। और इसी तरह से फॉर केटायंस ईच पॉजिटिव चार्ज वुड रिजल्ट इन सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी केटायन के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो हर पॉजिटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कंसिडर होगा। एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए कि हम कार्बोनेट मॉलिक्यूल कार्बोनेट आयन कंसिडर करते हैं CO3 2- आयन। तो आप यहाँ पर देखिए कि 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इट मीन्स दैट देयर आर 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस ओरिजिनल आयन दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द न्यूट्रल एटम। तो जो न्यूट्रल एटम के पास में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर आपको जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि आपको कार्बोनेट आयन के अंदर 2 नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है अनायंस के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हो। सिमिलरली NH4+, यहाँ पर जो है अमोनियम आयन हम देखेंगे NH4+, तो आप इसमें देख रहे हो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ न्यूट्रल एटम्स। तो देखिए ग्रुप ऑफ न्यूट्रल एटम्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं CO3, तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन है, और ग्रुप ऑफ न्यूट्रल एटम्स NH4 इसके अंदर जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ हुआ। तो ये जो है सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए। थर्ड स्टेप देखिए क्या होगी, नोइंग द केमिकल सिंबल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स एंड हैविंग द नॉलेज ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, it is easy to contribute to distribute the total number of electrons as bonding shared pairs between the atoms in preparation of the total bonds। तो यहाँ पर जो इन प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बॉन्ड्स, तो यहाँ पर जो आप ध्यान रखिए कि अगर आपको स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स की नॉलेज है, साथ ही साथ जो है आपको लुईस स्ट्रक्चर्स के जो है सिम्बल्स मालूम है, तो इसके ऊपर से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है मॉलिक्यूल का जो है स्ट्रक्चर जो है बना सकते हो, और साथ ही साथ जो है जो टोटल बॉन्ड्स के प्रोपोर्शन में कहाँ पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग आपको शो करना है वो भी जो है बहुत इजीली आप जो है बता सकते हो। जैसे आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अगर आप देखते हो तो इसका स्ट्रक्चर आपको जो है लीनियर मिलेगा, और देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ईच ऑक्सीजन। तो इस पर से आप जो है बहुत आसानी से लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड का शो कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन और ऑक्सीजन के अराउंड कैसे होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर जाएंगे, वो बहुत आसानी के साथ आप जो है शो कर सकते हो। इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजिशन इन द मॉलिक्यूल और आयन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए NF3,
और इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है CO3 2-, NF3 और CO3 2-। ये दो जो है आपके पास जो है स्पेसीज दी हुई है। तो NF3 और CO3 2- के अंदर आप देखोगे कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो आप देखिए कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के अंदर नाइट्रोजन जो है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज़ लेस देन फ्लोरीन, तो ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह से कार्बोनेट आयन के अंदर कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद जो है दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि NF3 के अंदर जो फ्लोरीन और कार्बोनेट आयन के अंदर जो है ऑक्सीजन, ये जो है टर्मिनल पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन सेंट्रल पोजीशन पर होगा और फ्लोरीन जो है इसके 3 साइड्स पर आप जो है इसको शो कर सकते हो। तो लाइकवाइज हम इस तरह से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को सेंट्रल एटम कंसिडर करेंगे और बाकी जो है यहाँ पर टर्मिनल पोजीशंस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को शो करेंगे। अगला जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो है, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल बॉन्ड्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर आइदर यूटिलाइज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग और प्रेजेंट एज अ लोन पेयर्स। जब आपके पास जो है पूरा लुईस स्ट्रक्चर का पूरा पिक्चर सामने आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर हो चुका है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन अगर नीड पड़ती है तो वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होंगे, अदरवाइज दोज इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट एज अ लोन पेयर। जैसे आप यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए ऑक्सीजन के सराउंडिंग में आपको टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर जो है इसके पहले जो है वाटर का स्ट्रक्चर जो है स्टडी किया। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जो है एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा लाइकवाइज। तो दोनों साइड में आप देखिए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर प्रेजेंट होंगे। मतलब हम यहाँ पर वाटर का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से शो करेंगे लाइक दिस, जिसमें जो है ऑक्सीजन दोनों साइड में एक एक हाइड्रोजन के साथ सिंगली बॉन्डेड है और बाकी बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर जो है प्रेजेंट होंगे। और कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ती है, अगर नीड है, तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग के अंदर जो है यूटिलाइज होगा। जैसे हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आप देखिए कि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है प्रेजेंट है जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो रहे हैं। उसके बाद जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस तरह से यहाँ पर जो है लोन पेयर के तौर पर जो है प्रेजेंट है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो रहे हैं और बाकी के जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से ड्रॉ करोगे और ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप शो करोगे। तो इस तरह से आपको जो है टोटल ये जो है दोनों ऑक्सीजन के ऊपर जो है 2-2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मिलेंगे। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ आप जो है किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है बहुत इजीली जो है शो कर सकते हो। तो आप अपनी बुक के अंदर देखिए एक चार्ट जो है दिया हुआ है टेबल, उसके अंदर जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है शो किया है। उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर भी, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर भी और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर भी किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अराउंड द एटम्स। और अगर इलेक्ट्रॉन फिर बच रहे हैं तो वो किस तरह से जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर जो है उस एटम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वो सारी चीज़ें उस टेबल के अंदर जो है शो की गई है। टेबल नंबर 4.1 यहाँ पर जो है नोट कीजिए। टेबल नंबर 4.1 में जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है शो की गई है, जिसमें H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, ओजोन मॉलिक्यूल है, NF3 मॉलिक्यूल है, कार्बोनेट आयन है और इसी तरह से नाइट्रिक एसिड HNO3 मॉलिक्यूल जो है शो किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अपनी बुक में से जो इसको रेफ़र कीजिए, उसकी अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, तो बहुत आसानी के साथ आप जो इसको स्टडी कर सकते हो और इसको जो है आसानी के साथ समझ सकते हो। तो किस तरह से आप जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर द गिवन मॉलिक्यूल जो है ड्रॉ कर सकते हो। ये सारे रूल्स और ये सारी कंडीशंस को जो है फॉलो करके आप बहुत इजीली किसी भी गिवन मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर
बना सकते हो। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं फिर से आपको जो है बता रहा हूँ कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बिल्कुल सही तौर पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये पता कर सकोगे कि उस एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पर से आप बहुत इजीली जो है किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है बना सकते हो। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से नोटिस कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि किस एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन जनरल डू नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो है ख़ास बात ध्यान रखना है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिर्फ जो है मॉलिक्यूल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अराउंड द डिफरेंट एटम्स ज्वाइंट विद ईच अदर, ये सिर्फ शो करता है, लेकिन ये जो है मॉलिक्यूल्स का जो है एक्चुअल शेप जो है शो नहीं करता है। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस द नेट चार्ज इज़ पजेस्ड बाय द आयन एज अ होल एंड नॉट बाय अ पर्टिकुलर एटम। अगर आप जो है पॉली एटॉमिक आयंस कंसिडर करते हो तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो एज ए होल हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए कि CO3 कार्बोनेट आयन के अंदर जो है 2 निगेटिव चार्जेस हैं, तो एज ए होल हम इसको जो है शो करते हैं कि ये जो है 2 निगेटिव चार्जेस जो है इस कार्बोनेट के ऊपर जो है प्रेजेंट है। लेकिन इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर हम नहीं बता सकते कि ये कहाँ पर जो है ये चार्ज एक्चुअली प्रेजेंट है। तो द नेट चार्ज इज possessed by the ion as a whole and not by a particular atom. It is however feasible to assign a formal charge on each atom. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि what does it mean by formal charge। तो यहाँ पे हम बहुत आसानी के साथ जो है फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फॉर्मल चार्ज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना कि कोई भी आयन आपके पास में प्रेजेंट है, उस आयन के ऊपर जो है या कोई मॉलिक्यूल आपको दिया गया है जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव, और वो पॉजिटिव या निगेटिव है तो वो कितना है, 1 2 3 वाट एवर। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनिए, फॉर्मल चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन एन आइसोलेटेड और फ्री स्टेट। आपको जो है उस मॉलिक्यूल या एटम की जो है फ्री और आइसोलेटेड स्टेट जो है कंसिडर करना है एटम की। जो एटम आपको दिया गया उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी फ्री स्टेट में उसके पास जो है कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो देखना है, और उसका डिफरेंस जो है किसके साथ करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो जो है फॉर्मल चार्ज होगा। आप देखिए यहाँ पर एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, उससे बहुत आसानी के साथ आप जो है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकोगे। तो लुक हियर, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट। ये पहले टाइप का इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट। जो भी आइटम आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन के अंदर आपको कार्बन और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन आप जो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट ऑफ कार्बन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आपको कंसिडर करना है, माइनस, इसको जो है माइनस कीजिए। अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोन पेयर्स कहेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम नाम दे रहे हैं लोन पेयर्स। ये आपके पास जो है दूसरे टाइप का जो है इलेक्ट्रॉन की कंडीशन आ गई, माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग, जिसको हम
नाम देंगे शेयर्ड पेयर। ये तीसरे टाइप का जो है इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन इट्स फ्री स्टेट माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो लोन पेयर्स होंगे वो आपको लिखना है। उसके बाद 1/2 टू द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज शेयर्ड पेयर। तो इस तरह से एक सिंपल फार्मूला, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको याद करने के लिए। आप फॉर्मल चार्ज को लिखिए FC। FC इज़ नथिंग बट फॉर्मल चार्ज, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम जो है VE लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे VE। VE इज़ नथिंग बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए, आपके समझने के लिए ये एक सिंपल फॉर्मेशन मैं आपको जो है इस फॉर्मूले का बता रहा हूँ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को आप NE कहिए, माइनस NE। NE स्टैंड्स फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को आप जो है BE कहिए, तो ये हो गया माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। आप यहाँ पर देखिए 1/2 है तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हो। तो ये फार्मूला जो है आप याद रखिए। इस फार्मूले पर से आप जो है बहुत इजीली किसी भी गिवन मॉलिक्यूल्स और आयंस के अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स हैं उसके फॉर्मल चार्ज को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो FC इज इक्वल टू VE माइनस NE माइनस BE अपॉन 2। तो FC इज़ द फॉर्मल चार्ज, VE इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, NE इज़ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, BE इज़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो है इस फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो एग्जांपल हम लेंगे O3 मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए कि 3 तरह के ऑक्सीजन्स होते हैं। लुक हियर, ओजोन मॉलिक्यूल जिसका फार्मूला है O3। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैं आपको बना के बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड, सेकंड ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड, ये थर्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर जो है 3 ऑक्सीजन्स हैं। अब उसके बाद जो है आप इन तीनों ऑक्सीजन्स को जो है नंबर दीजिए। दिस इज़ ऑक्सीजन नंबर 1, उसके बाद ये हो गया ऑक्सीजन नंबर 2 और ये हो गया ऑक्सीजन नंबर 3। अब इसके पास में जो है मैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है शो कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है इस ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो लोन पेयर होगा, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग कहेंगे। इस ऑक्सीजन के पास में आपको जो है 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर मिलेगा जिसको हम लोन पेयर्स कह रहे हैं। और इस ऑक्सीजन के पास आपको जो है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा जिसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर जो है ऑक्सीजन्स को 1 2 3 जो है नंबर दे दिया। अब हम इन तीनों ऑक्सीजन्स का फॉर्मल चार्ज इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1। तो फार्मूला यही वाला यूज़ करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो इस फार्मूले से आप देखिए क्या मिलेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन जो फ्री स्टेट में है, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको दिख रही है, वो फ्री स्टेट में ऑक्सीजन के सराउंडिंग में ऑक्सीजन के पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये तीनों ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है लिखेंगे 6। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नंबर 1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हो गया 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखिए ऑक्सीजन नंबर 1 पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये जो है 2 नंबर्स में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस 2 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने देखिए। अब ये ऑक्सीजन 1 2 3 बॉन्ड्स यहाँ पर जो है आपको नज़र आते हैं, जिसमें एक बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन नंबर 3 के साथ में है और डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन नंबर 2 के साथ में है। तो 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन जो है कंसिडर कीजिए बराबर, क्योंकि ऑक्टेट के अंदर जो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है। तो 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखिए 1 2 3 बॉन्ड्स है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप इसको लिख दीजिए 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बनेगा देखिए 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन नंबर 1 पर जो है आपको +1 चार्ज मिलेगा।
+1 चार्ज। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पर हम यहाँ पे जो है लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज। ओके, चलिए अब आते हैं हम ऑक्सीजन नंबर 2 की तरफ। तो लेट अस सी फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 मिलेगा आपको ये। अब ऑक्सीजन नंबर 2 पर आइए, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए 2 पेयर दिख रहे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नंबर हो जाएगा 4। उसके बाद जो है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, आप देखिए कि ये ऑक्सीजन नंबर 2 जो है डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, मतलब जो है 2 बॉन्ड्स मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 - 6 इज इक्वल टू 2। 4 - 6 इज इक्वल टू 2। और उसके बाद जो है डिवाइडेड बाय -4/2, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। ओके, सो इट बिकम्स 0। मतलब यहाँ पर आपको जो है ऑक्सीजन नंबर 2 पर फॉर्मल चार्ज 0 मिलेगा, हम उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक, अब आते हैं ऑक्सीजन नंबर 3 में जो है क्या कंडीशन आपको मिलती है। लेट अस सी ऑक्सीजन नंबर 3 में देखो ये 6 तो यही रहेगा। उसके बाद आप देखिए कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। और उसके बाद जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो यहाँ पर जो है 2/2। तो देखिए क्या हो जाएगा ये 6 - 6 इज इक्वल टू 0, 2/2 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा -1। तो ऑक्सीजन नंबर 3 पर आपको जो है एक निगेटिव चार्ज मिलेगा। तो इस तरह से ये ओजोन मॉलिक्यूल जो है अब यहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है। वजह क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज के साथ जो है बैलेंस हो रहा है, और इस तरह से ये स्टेबल स्ट्रक्चर आपको जो है मिलेगा ओजोन मॉलिक्यूल का। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो है जो इंडिविजुअल एटम्स है उसका फॉर्मल चार्ज जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूला को यूज़ करके। बट फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल, indicating the charges on the atoms in the Lewis structure only helps in keeping the track of the valence electrons in the molecule। यहाँ पर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रैक जो है इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन एक्चुअली चार्ज सेपरेशन फिर भी नहीं शो करता है, लेकिन कुछ हद तक हम यहाँ पर जो है चार्ज को जो है देख सकते हैं कि किस ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो है कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फॉर्मल चार्ज हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर। आपके पास जो है किसी मॉलिक्यूल के लिए बहुत सारे जो है पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो उन सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी किस मॉलिक्यूल के अंदर है उसको सिलेक्ट करना आपके लिए आसान होगा। बस सिर्फ एक एग्जांपल आपको चलते चलते बता दूं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के देखिए 3 लुईस स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल हो सकते हैं, 1 2 एंड 3। ये 3 लुईस स्ट्रक्चर जो इसके पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे स्टेबलेस्ट वन कौन सा मॉलिक्यूल होगा वो पता करने के लिए आपको इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन 1 एंड ऑक्सीजन 2, आप इसको ऑक्सीजन 1 कहिए, इसको ऑक्सीजन 2, दिस इज़ ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2, दिस इज़ ऑक्सीजन 1 दिस इज़ ऑक्सीजन 2। तो आप इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2 के फॉर्मल चार्जेस को कैलकुलेट करना है, और जिस मॉलिक्यूल के अंदर लोवेस्ट फॉर्मल चार्ज होगा आप उस मॉलिक्यूल को स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो कंसीडर करोगे। तो इस तरह से ऐसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर आप बहुत इजीली फॉर्मल चार्ज के ज़रिए से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है डिटरमाइन कर सकते हो, और सही फार्मूला जो है उसका डिसाइड कर सकते हो कि इतने सारे लुईस स्ट्रक्चर जो है 3 लुईस स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पॉसिबल है, तो इनमें से आपको जो है कौन सा जो है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर मिलेगा, तो वो डिसाइड करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत ईजी होगा। ओके, so this is about the formal chart. Now octet rule is quite useful for understanding the structures of most of the organic compound, and it applies mainly to the second period elements of the periodic table. But there are 3 types of exceptions of octet rule, that is called as limitations of octet rule. So let us see what does it mean by लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। और यहाँ पर जो है ऑक्टेट रूल की
लिमिटेशन जो है किस तरह से आ रही है, हम उसको जो है कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल के साथ में स्टडी करने वाले हैं। तो लुक हियर, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, जिसमें 3 लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला, जिसको हम नाम देंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ध्यान रखिए कि आपको जो है किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए जो ज्वाइनिंग एटम्स मिलते हैं लुईस स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसमें आपको जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसके वैलेंस शेल में होना चाहिए। दैट मीन्स इट मस्ट ओबे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट से क्या मतलब होता है कि इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज़ लेस देन 8। यानी यहाँ पर जो है कुछ स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो सेंट्रल एटम है उसके पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। सो इट इज़ कॉल्ड एज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पर जो है ख़ास तौर से दिस इज़ स्पेशली इन केस ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे एलिमेंट्स हम जो है स्टडी करने वाले हैं जो लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन के होंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि लिथियम क्लोराइड, इसी तरह से बोरॉन का जो बेरिलियम का हाइड्राइड है BeH2, और साथ ही साथ जो है BF3, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, या BCl3, ये 3 मॉलिक्यूल्स हम अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो है लिथियम के अंदर जो है 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बेरिलियम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और बोरॉन के अंदर जो है आपको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो लिथियम का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लुक हियर, ये लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन हुआ और ये क्लोरीन का जो है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हुआ। तो लिथियम क्लोराइड इस तरह से आपको मिल रहा है। तो जब हम इस लिथियम की ऑक्टेट को देखना चाहेंगे तो ये ऑक्टेट नहीं बनती है, बल्कि यहाँ पर आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो लिथियम क्लोराइड के अंदर जो है आपको लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर बहुत ईजीली जो है कंसिडर कर सकते हो। तो लुक हियर, यहाँ पर जो है क्लोरीन की ऑक्टेट तो हो रही है कंप्लीट, लेकिन सेंट्रल एटम जो लिथियम है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है, इट इज़ लेस देन 8। इसी तरह से बेरिलियम अगर आप देखते हो तो बेरिलियम के पास जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के साथ जो है शेयर करेगा। तो आप देखिए हाइड्रोजन की डुप्लेट तो हो रही है कंप्लीट, हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो रही है, लेकिन बेरिलियम की ऑक्टेट नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको ये लुक हियर, यहाँ पे आपको जो है लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन का 3। तो लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ में शेयर करके अब यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन शो करेगा। बेरिलियम जो है 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है शो कर रहा है, और बोरॉन जो है क्लोराइड जो बना रहा है, तो आप देखिए कि बोरॉन के पास में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्लोरीन के जो है इलेक्ट्रॉन के साथ में जो है शेयरिंग हो रही है। तो लुक हियर दिस वन, तो क्लोरीन के जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्टेट तो कंप्लीट हो रही है, लेकिन जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है। तो लुक हियर, ये पहले क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट हुई, ये दूसरे क्लोरीन की कंप्लीट हुई, ये तीसरे क्लोरीन की, लेकिन बोरॉन की देखिए कितनी हो रही है। तो लुक हियर 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो एक्चुअल एटम लिथियम, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, बेरिलियम के पास 2 है, बोरॉन के पास 3 है। और जब ये इस तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो अब इसकी ऑक्टेट की बजाय यहाँ पर आप देखिए लिथियम में सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन का है। बेरिलियम के पास में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 बेरिलियम का है और 2 जो है इन दोनों हाइड्रोजन का 1-1। इसी तरह से बोरॉन के पास में जो 3 इलेक्ट्रॉन था, तो उसमें से जो है तीनों क्लोरीन का 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स द ऑक्टेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड और ऑक्टेट रूल इज़ नॉट ओबेड इन दिस मॉलिक्यूल, बट स्टिल दिस मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। तो दिस इनकम्प्लीट ऑक्टेट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ऑक्टेट थ्योरी। तो यहाँ पर जो है फिर भी ये मॉलिक्यूल जो है स्टेबल हुए। ओके,
तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हैं। अगर ऑक्टेट रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो ये मॉलिक्यूल नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो स्टेबल है, इसका मतलब ये फेल्यूर ऑफ ऑक्टेट रूल हुआ, जिसको आप लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल कहेंगे। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। सेकंड जो होगा दैट इज़ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास में है जिसके पास में जो सेंट्रल एटम होता है उसके अंदर जो है ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बनते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर हम जो है 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक होगा नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये होगा NO मॉलिक्यूल और ये होगा NO2 मॉलिक्यूल। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑड इलेक्ट्रॉन जो है कैसे बनता है। तो इसके अंदर आप देखिए कि नाइट्रोजन के टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन के पास जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसके अंदर जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड है इस तरह से। तो अब नाइट्रोजन के जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हुए, अब बाकी बचे 3। तो देखिए ये 1 2 3, तो देखिए ये ऑड नंबर आ गया ऑटोमेटिकली, सेंट्रल एटम के पास में ऑड नंबर है, जबकि ऑक्सीजन की जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हुए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऑक्सीजन की जो है ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है, बल्कि इसके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, ये यहाँ पर आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कीजिए डबल बॉन्ड के, 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये ऑड नंबर हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर आपको क्या मिलता है। तो लुक हियर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन जो है डबली बॉन्डेड होगा, जबकि दूसरा ऑक्सीजन जो है ये सिंगली बॉन्डेड होगा। अब नाइट्रोजन के सराउंडिंग में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से देखिए 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है यूटिलाइज हो गए। अब उसके बाद जो है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो है बचेगा और उसके साथ में जो है एक पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के ऊपर जो है अराइज होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखो कि ये नाइट्रोजन के पास जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको ऑड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और बाकी जो है ऑक्सीजन की जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर आप देखिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको दिखते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको इस ऑक्सीजन के अंदर टोटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 3 लोन पेयर्स है और एक निगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा। तो इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बैलेंस होगा तो मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल बनेगा। लेकिन नाइट्रोजन पर आप देखिए कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ हम ये जो है बता सकते हैं कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये मॉलिक्यूल जो है स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, बट ऑक्टेट रूल do not explain the formation of these molecules. So this is the failure of octet rule. So it is known as limitation of octet rule. Okay, चलिए थर्ड जो होगा that is expanded octet of the central atom. तो यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड जो होगा this is expanded octet. तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सेंट्रल एटम होगा उसके अंदर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव अपार्ट फ्रॉम 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल ऑल्सो। तो यहाँ पर जो है बॉन्डिंग के लिए जो है 3d ऑर्बिटल भी जो है प्रेजेंट होंगे। इन अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स देयर आर मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो इस वजह से हम इसको जो है नाम दे रहे हैं एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो ये मॉलिक्यूल भी जो है स्टेबल कंडीशन में जो है स्टे करते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल जो है इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो दिस इज़ द फेल्यूर ऑफ ऑक्टेट रूल, दैट इज़ द एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड PF5, इसी तरह से सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 एंड सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड। ये 3 मॉलिक्यूल्स हम देखेंगे, इसके अंदर आपको जो है एक्सपांडेड ऑक्टेट मिलेगी। सेंट्रल एटम फास्फोरस देखिए ये जो है 5 फ्लोरीन के साथ जो है अटैच्ड है, 1 2
3, 4 एंड 5, PF5। तो आप देखिए कि 5 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो 1 कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से 5 × 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो है फास्फोरस में आपको जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, जो ऑक्टेट से ज़्यादा है। ओके, इसी तरह से सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड में देखिए सेंट्रल एटम सल्फ़र 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 फ्लोरीन्स के साथ जो ये सल्फ़र अटैच्ड है। तो 6 कोवैलेंट बॉन्ड्स आप देख रहे हो सल्फ़र और फ्लोरीन का, तो 6 × 2 इज इक्वल टू 12। तो आप देखोगे कि सल्फ़र के पास में जो है टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल जो है स्टेबल है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड देखिए H2SO4, अब यहाँ पर आप देखिए एक सेंट्रल एटम जो सल्फ़र है, इसके कितने बॉन्ड्स है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉन्ड्स यहाँ पर जो है प्रेजेंट है। और इस तरह से टोटल यहाँ पर भी आपको सल्फ़र के 12 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ पर फास्फोरस के 10 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फ़र के 12 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ फिर से सल्फ़र के 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ हम इसको जो है बता सकते हैं, लेकिन ऑक्टेट रूल के अंदर जो है इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं किया है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। Interestingly, sulfur also forms many compounds in which the octet rule is obeyed। अब यहाँ पर जो सल्फ़र जो कि 3rd पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिलेंगे जो ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं, जिसमें सल्फ़र डाइक्लोराइड हमको जो मिलेगा। तो SCl2 मॉलिक्यूल जो है, इसके अंदर आप देखिए कि क्या चीज़ मिलती है। हालांकि यहाँ पे हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड के अंदर ऑक्टेट से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं, लेकिन सल्फ़र डाइक्लोराइड के अंदर, जिसको हम SCl2 कहेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ये SCl2 मॉलिक्यूल है और सल्फ़र के सराउंडिंग में आपको टोटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ये सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट, उसके बाद जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, फिर क्लोरीन के साथ में जो है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और इस तरह से ये दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है शेयरिंग करेगा। तो आप देखिए कि ये दोनों क्लोरीन्स की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है, लुक हियर, और साथ ही साथ जो है सल्फ़र की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है। तो लुक हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो SCl2 मॉलिक्यूल के अंदर एक स्टेबल कंपाउंड जो है बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑक्टेट भी ओबे हो रही है, ऑक्टेट रूल भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखते हैं कुछ अदर ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थ्योरी है, जिसमें सबसे पहला है ऑक्टेट रूल इज़ बेस्ड अपॉन अ केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो है नोबल गैस, इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि जितने भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट ले रहे हैं, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहिए। हाउएवर सम नोबल गैसेस, फॉर एग्जांपल जेनॉन एंड क्रिप्टन, also combine with oxygen and fluorine to form number of compounds। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि जो भी एटम है जो कंबाइन होने जा रहे हैं, तो कंबाइन होने के बाद जो है वो अपने से नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहिए, और इस तरह से वहाँ पर जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज़ करते हैं। लेकिन कुछ नोबल गैसेस हैं जो खुद भी जो है कुछ कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, जैसे कि जेनॉन और क्रिप्टॉन। तो एग्जांपल देखिए XeF2 एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल ओबे नहीं हो रहा है, क्योंकि जेनॉन खुद एक नोबल गैस है। तो अब ये कैसे क्या किसी के साथ जो है ज्वाइंट हो सकता है, लेकिन फिर भी एक स्टेबल कंपाउंड जो है जेनॉन डाइफ्लोराइड आपको मिलता है। इसी तरह से जो है क्रिप्टॉन का जो है डाइफ्लोराइड मिलेगा KrF2, ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है। और इसी तरह से XeOF2 ये भी जो है एक स्टेबल कंपाउंड आपको मिलता है। और इस तरह से जो है बहुत सारे जो है जेनॉन और क्रिप्टॉन के कंपाउंड जो है स्टेबल फॉर्म में जो है ये एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स हैं और जो कि स्टेबल फॉर्म में है। तो इस जगह पर जो है नोबल गैस की जो इनर्टनेस है वो यहाँ पर जो है डिस्टर्ब होती है, और इस तरह से ऑक्टेट रूल यहाँ पर जो है फेल होता है। तो ये भी इसका एक जो है ड्रॉबैक हुआ। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो है सिर्फ मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन शो किया है, बहुत वेल एक्सप्लेंड है, लेकिन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर जो एक्सप्लेन नहीं किया गया है।
और इसी तरह से इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर आप जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर मॉलिक्यूल्स की देखोगे तो वो चीज़ भी एक्सप्लेन नहीं है, और साथ ही साथ व्हाट इज़ द एनर्जी कंडीशन ऑफ द मॉलिक्यूल वो चीज़ भी जो ऑक्टेट रूल के अंदर एक्सप्लेन नहीं हुई है। तो सो दिस इज़ अबाउट द सम अदर लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो इस तरह से ऑक्टेट रूल जो है आपको जो है टोटल 3 मिल रहे हैं जो लिमिटेशंस में है। सबसे पहला इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दूसरा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, तीसरा एक्सपांडेड ऑक्टेट, उसके बाद जो चौथा कि नोबल गैस का जो है इनर्टनेस जो है यहाँ पर जो है डिस्टर्ब होता है, पांचवा यहाँ पर जो है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, और छठा जो इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक है कि यहाँ पर जो एनर्जी कंडीशन और स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को ऑक्टेट रूल के अंदर कोई जगह नहीं दी गई है। तो दिस इज़ अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल।